क्रांति दिवस एवं शहीद दिवस समारोह में कानपुर आए पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम ने जहां राज्य को धार्मिकता में लिप्त विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, वहीं पत्रकार नीरज पटेल ने मीडिया द्वारा भ्रामक खबरें फैलाने का विरोध करते हुए देश की मीडिया को मनुवादी व भेदवादी मीडिया घोषित किया। वर्तमान केंद्र सरकार धार्मिक आयोजनों में लिप्त है। संविधान क्या कहता है इसके बारे में? संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। संविधान सरकारों को इसलिए बनाने की बात करता है ताकि सरकारें देश की जनता के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। और सरकारें जो वायदा करती है बनने से पहले, जो पार्टी सरकार बनाने से पहले वायदा करती है चुनाव में, उनको अपने चुनावी वादे पूरे करने चाहिए। उन्हें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, उन्होंने हेल्थ पे काम करना चाहिए, उन्हें बेरोजगारी ख़त्म करने पे काम करना चाहिए, गरीबी दूर करने पे काम करना चाहिए। लेकिन आज देश में ऐसा वातावरण है कि लोग धर्म के नाम पे अंधे किए जा रहे हैं, नफ़रत का माहौल बढ़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है, लोग आपस में लड़ाया जा रहा है। और ये हमारी अपनी गलती है। जो राजनीतिक पार्टी नफ़रत फैला रही है, जो राजनीतिक पार्टी जो वायदे करके उस वायदे तो पूरे कर नहीं रही है, लेकिन धर्म के नाम को आपको बेवकूफ़ बना के वोट ले रही है, मंदिर के नाम पे वोट ले रही है, कब्रिस्तान शमशान की बात कह के वोट ले रही है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वो असल मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। फिर भी अगर ऐसी पार्टी को हम वोट देते हैं तो उन्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? उनको तो ये लगता है कि जब हमें धर्म की बात करने से वोट मिल रही है तो हम काम क्यों करें। तो उसमें जो नुकसान है वो देश का है, जो नुकसान है वो लोगों का है। आज एजुकेशन महंगी हो गई है, एजुकेशन आप अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, इतनी महंगी हो गई है। आज नौकरियां हैं नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इसमें सरकारें कोई काम कर नहीं रही हैं। और वो इसलिए सफल हो रही हैं सरकारें क्योंकि सरकारों को पता है कि धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लोग वोट दे देंगे, लोग भूल जाएंगे। 10-20 किलो अनाज दे देना, या कुछ जो नेताओं से शराब की बोतलें बंटवा देना, 1000-2000 दिलवा देना। तो हमारे लोग अपनी वोट की कीमत को समझें। ये वोट सरकारों को बनाती है, तो अपनी वोट को अच्छी सरकार बनाने के लिए अगर इस्तेमाल करें, और उनको ये डर होना चाहिए कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, चुनाव से पहले अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं करेंगे, तो फिर जनता आपको वोट नहीं देगी। तो यही सरकारें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगी, यही सरकारें फिर जनता के हित में काम करेंगी। लेकिन ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि आपको धर्म से रोटी नहीं मिलनी है, आपको असल मुद्दों से भटकना नहीं है। जैसे स्टेट इस समय धार्मिक आयोजनों में लिप्त है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, धार्मिक आयोजनों में लिप्त है, जबकि स्टेट को संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। नहीं तो धर्म संविधान नागरिक क्या करे? सरकार के खिलाफ, आज सरकार के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के राष्ट्रपति बनते हैं, देश के मुख्यमंत्री बनते हैं, अन्य मंत्रीगण बनते हैं, लेकिन उसी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ लेते हैं, मैं बिना किसी भय के, बिना पक्षपात के जनता के हित में काम करूंगा, सबके लिए न्याय की भावना रखूंगा। आज उसी संविधान के खिलाफ जाके जब नई संसद का शिलान्यास होता है और जब उस संविधान का इनॉग्रेशन होता है, दोनों टाइम पे पंडितों को बुला के मंत्र उच्चारण करके उसका उद्घाटन कराया जाता है। तो ये सारे आयोजन हो रहे हैं और एक धर्म विशेष के द्वारा किए जा रहे हैं। इसका मतलब जो भारत के संविधान में सेकुलरिज्म की जो बात थी वो तो ख़त्म कर दी, यानी सरकार खुद कर रही है ख़त्म, देश के प्रधानमंत्री खुद खत्म कर रहे हैं। तो संविधान के विरुद्ध जाकर देश के जब प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता को सबक सिखाना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता बचा है। आप मंत्री रहे, जाहिर सी बात चुनाव लड़ा होगा, तो चुनाव लड़ने के समय जब आपने नामांकन किया तो चुनाव आयोग एक शपथ पत्र भरवाता है। जानना चाहेंगे आपसे कि वो शपथ पत्र क्या है, उसकी भाषा क्या है? बेसिकली उसका वही है कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, बिना पक्षपात के काम करेंगे, सबके प्रति न्याय की भावना रखेंगे, और हम अपना कोई भी काम किसी जाति या धर्म से प्रेरित होकर नहीं करेंगे, बल्कि न्यायपूर्ण भावना के साथ काम करेंगे, और कोई गलत काम नहीं करेंगे, और कोई जो भी हम सूचना दे रहे हैं वो असत्य नहीं होगी, सत्य पर आधारित होगी। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो बोलते हैं उसको उलट करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं और नफरत चला के देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्राविधान है संविधान में, संविधान की शपथ का जो प्राविधान है, जो MP MLA चुनाव के समय लेते हैं, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्योंकि आप रहे हैं मंत्री, नहीं, वो एक्यूरेट कोई सा आर्टिकल में वो ध्यान नहीं रहता, शब्द याद रहते हैं, ठीक है। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा भी नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जो शपथ लिए क्या उस पर हमारे देश के सांसद विधायक खड़े हैं,
अगर उस शपथ का ही उल्लंघन कर रहे हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है आर्टिकल 15(4) और 16(4) में जी, तो हम जानना चाहेंगे क्या इसका कोई पूरा पालन हुआ है? नहीं, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, प्रतिनिधित्व जो मिला उसका आधार है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जैसे ईडब्ल्यूएस दिया, दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड, समझ रहे हो, जितना उनका होना चाहिए उससे भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पहले से है। और ना ही उसका आधार गरीबी नहीं है, उसका आधार शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ापन है। वो ना सामाजिक तौर पर ना शैक्षणिक तौर पर पिछड़े, फिर भी उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। ये संविधान के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ जो भारत के संविधान की जो मूल भावना है, आज की सरकार है उसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है। और ऐसी सरकारों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया और वो काम वोट से जनता कर सकती है, जो 2024 के चुनाव में जनता को करना चाहिए। जी, थोड़ा सा प्रकाश पे बैक टू सोसाइटी पर डालें। देखिए, ये हमारे महापुरुषों की कुर्बानी से हमें मिला जो कुछ मिला है। मैं अगर मेरे पढ़ाई के रास्ते नहीं खुलते तो मैं पढ़ नहीं पाता, और रिजर्वेशन ना होता तो LLB में एडमिशन ना होता, और लॉ भी नहीं कर पाता तो एक वकील भी नहीं बन पाता। और अगर मुझे चुनाव में रिप्रेजेंटेशन ना दिया होता बाबा साहब ने तो मैं MLA भी नहीं बन पाता, MLA नहीं बन पाता तो एक मंत्री भी नहीं बन पाता। तो जो भी कुछ मिला है ये किसी की कुर्बानी से मिला है। ये दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को जवानी में अपनी पत्नी को गंवाया है, अपना पूरा जीवन जलाकर हमें अपना पूरा जीवन कुर्बान करके सब कुछ हमें दिया है। तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। हमारे जितने डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनते हैं या MP MLA बनते हैं, जज बनते हैं, उनको चाहिए कि आप किसी की कुर्बानी की वजह से बने हो। अब समय हमें पे बैक टू सोसाइटी करने का, कि हम समाज को वापस लौटाएं। बाबा साहब की कुर्बानी बेकार ना जाए, हमारे महापुरुषों की कुर्बानी बेकार ना जाए। हम सफल हुए, अब अपने समाज को सफल बनाने के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी पे काम करना चाहिए। शुक्रिया। आप मीडिया से रिलेटेड हैं। ये 22 अगस्त को दैनिक जागरण ने एक खबर प्रसारित की कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। तो ऐसी खबरें जो प्रसारित करता है, इसके बारे में आप क्या कहें? न्यूज टीम मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है जो कॉर्पोरेट के पैसों से चल रही है। दैनिक जागरण ने जो किया वो अचानक से नहीं किया, उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले से बनाई जा रही है। आप गूगल पर टाइप करके देखिए सर्जिकल स्ट्राइक ट्रू, आपको ऐसी सैकड़ों खबर मिल जाएंगे। मोदी सरकार तैयारी में है, मोदी सरकार ये है। प्रशांत भूषण जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इससे पहले घोषणा कर चुके थे कि चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सरकार के पास कुछ हथकंडा नहीं है, तो वो हो सकता है कि राम मंदिर पर सर्जिकल वो करवा दे, हमला करवा दे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करे। तो ये एक प्रोपेगेंडा था। और दैनिक जागरण का जो संपादकीय पढ़ता है वो जानता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है। अब तो विपक्ष ने सीधे सीधे उस पर आरोप लगा दिया। दिक्कत ये है कि जो झूठ होता है वो तेजी से फैलता है। दैनिक जागरण का झूठ तेजी से फैला, उसके बनिस्बत उस झूठ को डिनाई करने वालों की बात कम लोगों तक पहुंचती है तो उनका झूठ सफल हो जाता है। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि बहुजन समाज में मीडिया लिटरेसी नहीं है। हम लोगों को बहुजन समाज में मीडिया लिटरेसी लानी है और ये अंतर समझाना है कि मनु मीडिया जो कह रहा है वो अक्षरशः सत्य नहीं है। उसको क्रॉस चेक जरूर करिए कि इसमें सत्यता कितनी है। अगर क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा तो 24 घंटे में से 20 घंटे वो एक ही एजेंडा दिखाते हैं और आप उसके शिकार बने रहेंगे। अच्छा, इनके पीछे इनका लॉजिक क्या रहता है? आखिर धारणा क्या रहती है कि ऐसी खबरें दिखाने के पीछे? सीधी सीधी धारणा है। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, क्या ये संभव है कि उससे कुछ फैक्चुअल मिस्टेक हो जाए लिखे हुए भाषण में? ये सोची समझी रणनीति के तहत उनको पता है कि हम अगर किसी युग के व्यक्ति को किसी काल के व्यक्ति के साथ वार्ता करता हुआ दिखा देंगे तो केवल इस तरह का जो बौद्धिक वर्ग है, पढ़ा लिखा, केवल वो इस पे चर्चा करेगा कि यार क्या बेवकूफ़ी की बात कर दी। बाकी जिन मूर्खों तक वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिनको राशन में वो खरीद लेते हैं, उन तक वो संदेश पहुंच जाता है। डिनाई केवल चुनिंदा लोग करते हैं। सरकारों की स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। वो अब पढ़े लिखे लोगों का वोट चाहते ही नहीं चाहिए उनको पढ़े लिखे। तुम समझदार हो गए हो, अपना वोट अपने पास रखो, हम मूर्खों का वोट ले लेंगे। इसीलिए कथावाचकों की संख्या बढ़ रही है। कथाओं में पहले कथाएं क्या होती थी? धार्मिक होती थी। अब कथाएं सरकार प्रायोजित हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री कहीं भी जाता है उसको सरकार का समर्थन मिलता है। अच्छा, मीडिया द्वारा ऐसे जो प्रोपोगंडे फैलाए जा रहे हैं, इनका संवैधानिक उपचार क्या है? संवैधानिक उपचार है, लेकिन सरकारों की नीयत हो तो
संवैधानिक उपचार सीधा सीधा है। फॉल्स न्यूज अगर दैनिक जागरण ने प्रस्तुत की तो संविधान की व्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा वो ये भी तो कहता है कि आपको कोई बात दुष्प्रचारित नहीं करनी। अगर इतनी बड़ी खबर गलत है जिससे देश के संबंधों पर असर पड़ सकता है, दैनिक जागरण को नोटिस देना चाहिए था, 1 हफ्ते के लिए बैन कर देना चाहिए था, अगली बार से नहीं छपता। किसको करना चाहिए था, पब्लिक को या स्टेट को? पब्लिक क्यों करेगी? पब्लिक के पास पावर और स्टेट वो करा ही रहा है, बस वो क्यों यही तो करेगा? दिक्कत है। वो क्यों करेगा? अब बात तो वहीं क्या ऊपर पब्लिक की आ की जाती कोई है। लाइबिलिटी नहीं बनती है? क्योंकि पेपर पब्लिक में ज़्यादा पढ़ा जाता है। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि पब्लिक का मतलब क्या? एक गुलाम पब्लिक, एक अंधभक्त पब्लिक और एक जागरूक पब्लिक। जागरूक पब्लिक पहले से दैनिक जागरण नहीं मंगा रही है, जो अंधभक्त पब्लिक है उसको फर्क नहीं पड़ता किसी प्रोपेगेंडे से, इसलिए वो चल रहा है। अच्छा, ये जो मीडिया एस्टेब्लिशमेंट होता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, और क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि ऐसे प्रोपोगंडे अगर कोई मीडिया फैलाए तो उस पर ब्रेक लगाया जाए? संविधान में जो राइट्स एक मीडिया पर्सन को है, जैसे मैं प्रोफेशनल मीडिया पर्सन हो गया, यहाँ जो भी शख्स है जो अपनी बात को फेसबुक पे लिख रहा है, ट्विटर पे लिख रहा है, लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहा है, वो सब पत्रकार है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19A में जो है वही आपको मिली है, वही पत्रकारों को मिली। कोई अलग से पत्रकारों की स्वतंत्रता का, पत्रकारों का ये उपबंध नहीं है। लेकिन प्रेस रेगुलेशन एक्ट अलग से बने हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में, उसके लिए प्रिंट मीडिया के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो कम है, लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। संस्थाएं हैं, प्रेस नियामक आयोग है, उनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप बताइए, सूचना प्रसारण मंत्रालय छोटे छोटी खबरों पर जो सरकार विरोधी होती हैं उनको बैन कर देता है, तो दैनिक जागरण के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नियम है, लेकिन पालन करना है अपने खिलाफ में, जो चमचाई कर रहा है उसके खिलाफ पालन नहीं।